आज के इस सेशन में हम लोग जो इससे प्रीवियस सेशन इससे पहले जो खेल संबंधित जो प्रश्न है वो पार्ट 3 में किया गया था, प्रश्न 4 तक। तो चलिए आज के इस सेशन से हम लोग 5वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? धनुधर, तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं दीपिका कुमारी की, ये धनुधर तीरंदाजी है। रीना कुमारी ये भी है, आशा रानी होरो ये भी है। बट हम लोग बात करते हैं सीमा वर्मा की, तो ये झारखंड की धनुधर नहीं है। तो यही यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? दीपिका कुमारी का जन्म का यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ है रांची जिला में। कहाँ पे? रांची जिला। रांची जिला की बात करते हैं तो रांची जिला का स्थापना कब किया गया था? गठन 1899 में। और इसका जो पुराना नाम है विल्किंसन, आप लोग सुनेंगे, विल्किंसन हो गया किशुनपुर, इसी रांची का पुराना नाम से जाना जाता है। 1899 में रांची जिले का गठन किया गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का जो अगला प्रश्न है वह दीपिका कुमारी से ही रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि आप लोग को कुछ तो याद रखना है कि इनका जन्म स्थल जो कि रांची में ही हुआ है। नेक्स्ट आप लोग को जो याद करने वाला है वो है अर्जुन अवार्ड। पहले मैंने आप लोग के से डिस्कस किया है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए थे 2012 में, पद्म श्री से 2016 में सम्मानित किए गए थे। और इस प्रकार स्वर्ण पदक 2010 में राष्ट्रमंडल खेल, ये भी आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल कब सम्मानित किया गया था? स्वर्ण पदक 2010 ईस्वी में। कब? 2010 ईस्वी में। और यहाँ पे कुछ वैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2010 में अभी हम लोगों ने देखा किसने जीता था? दीपिका कुमारी के द्वारा ये पदक जीती गई थी। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं तो वही इम्पोर्टेंट है हम लोग का कि 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार, और 2016 में ही बात करते हैं सिमोन उरांव जो कि वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी पद्म श्री पुरस्कार 2016 ईस्वी से ही सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में, वही प्रश्न देखिए रिपीट हो चुका है जो कि एक्साइज कांस्टेबल 2019 में एग्जाम में ये पूछा गया है, तो वो है दीपिका कुमारी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, दीपिका कुमारी ने देखिए वही प्रश्न यहाँ पे थोड़ा घुमा करके यहाँ पे पूछ दिया गया है कि राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक कहाँ से प्रशिक्षण दिया गया था? तो इनको प्रशिक्षण की बात करते हैं टाटा धनुर्विद्या एकेडमी से इनको प्रशिक्षण दिया गया था। और ये बात करते तीरंदाजी का, इनका कैरियर जो प्रोफेशनल कैरियर वह शुरुआत 2006 ईस्वी से, ये पूछा जाता है कि शुरुआत कब से किया गया था? तो 2006 ईस्वी से इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी तीरंदाजी के फील्ड में। और यहाँ पे एक प्रश्न हम लोग ये देख सकते हैं कि 2010 के एशियन गेम में, 2010 के एशियन गेम में इन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। कांस्य पदक यानी कि ये जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि तीरंदाजी और आर्चरी दोनों नाम याद रखिए। अब इस ऑप्शन में देखिए तीरंदाजी का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आर्चरी खेल से यह संबंधित रखती है। कौन? ये हमारी दीपिका कुमारी। ना नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपिक दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? देखिए वही फॉर्मेट यहाँ पे प्रश्न है, तो किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी। कौन खेल से? तीरंदाजी। बॉक्सिंग से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है अरुणा मिश्रा। एक शतरंज का नाम सुने होंगे दीप सेन गुप्ता। पर्वतारोही प्रसिद्ध है कौन? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल 2013 में ही उनको पद्म श्री सम्मानित किया गया है। और 2013 में ही यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यानचंद पुरस्कार पूर्णिमा महतो को 2013 में ही सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपिक दीपिका कुमारी किस खेल से? ये प्रश्न तो वही है कि जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से, वही प्रश्न यहाँ पे भी पूछ लिया गया है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित रखती है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है? तो ये भी वही प्रश्न है
तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से? तीरंदाजी से। तो देखिए दीपिका कुमारी से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है कि किस खेल से यह संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल करें, जोड़े पहचान करें। यहाँ पे बेमेल जोड़े जो कि सही नहीं दिया हुआ है उसी को यहाँ पे हम लोग को पहचान करना है। तो दीपिका कुमारी की बात करते हैं, इनका खेल तीरंदाजी है, बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, बिल्कुल सही है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, बिल्कुल सही है। बट प्रतिमा कुमार की बात करते हैं तो प्रतिमा कुमार किश्ती से यह संबंधित नहीं रखती है, ये भारोत्तोलक यानी कि ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है? तो ये कहाँ पे है? ये हम लोग का सरायकेला खरसावां। तीरंदाजी एकेडमी याद रखिएगा, तीरंदाजी एकेडमी सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां कहाँ पे? सरायकेला खरसावां, वही सरायकेला खरसावां जिसका स्थापना जो कि झारखंड गठन के बाद ही किया गया था। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2001 ईस्वी में। सरायकेला खरसावां पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये खरकई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जिला? सरायकेला खरसावां। व्याख्या यहाँ पे इसका देखते हैं तो ये देखिए, राज्य सरकार के द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी ये कहाँ पे है? ये सरायकेला खरसावां में है। और पूर्व जो मुख्यमंत्री हम लोग अर्जुन मुंडा की बात करते हैं तो 2004 में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना की गई थी। ये जो तीरंदाजी संघ की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। किसके द्वारा? तो पूर्व जो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है इनके द्वारा ये किया गया था। और सरायकेला जो एकेडमी है इसका स्थापना बात करते हैं वो तो हो गया तीरंदाजी संघ। तीरंदाजी संघ का स्थापना 2004 में। बट ये जो एकेडमी है इस एकेडमी का स्थापना कब किया गया था? 2006 ईस्वी में। अब हम लोग देखने वाले हैं हॉकी से रिलेटेड जो खिलाड़ी है, अशुता लकड़ा का नाम सुने होंगे। अशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित रखती है? तो अशुता लकड़ा हॉकी से संबंधित रखती है। और अशुता लकड़ा ये किस जिला से बिलोंग करती है? तो इनका जन्म सिमडेगा जिला में हुआ था। कौन सा जिला में? सिमडेगा जिला, वही सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला यदि हम लोग बात करते हैं तो इससे प्रचलित कुछ याद कर लेने हैं कि खेल का नर्सरी सिमडेगा को ही कहा जाता है। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं हॉकी का पालना भी सिमडेगा जिले को ही कहा जाता है। किस जिले को? सिमडेगा जिले को। खेल का नर्सरी और हॉकी का पालना सिमडेगा जिला, याद रखिएगा। और सिमडेगा जिला का भी गठन 2001 ईस्वी में झारखंड गठन के बाद ही किया गया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, अशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित रखती है? तो अशुता लकड़ा अभी हम लोगों ने देखा ये किस खेल से संबंधित रखती है? हॉकी खेल से। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है, वो है अशुता लकड़ा। कौन? अशुता लकड़ा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, अशुता लकड़ा यहाँ पे देखिए व्याख्या दे दिया गया है। 2000 से 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही है, लगातार 14 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से भारतीय हॉकी टीम में संबंधित निम्नलिखित से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की? वो खिलाड़ी थी अशुता लकड़ा जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। वैसे व्याख्या इससे रिलेटेड कुछ वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे यदि इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप दिए गए नंबर कॉन्टेक्ट पे वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टाइटल बॉक्स में देख सकते हैं, वहीं पे है। तो ये आप लोग जानकारी के लिए इस पढ़ सकते हैं। व्याख्या उसी चीज़ का आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट है। उसी व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी व्याख्या को हम लोग स्किप करते चले जाएंगे। वो आप लोग PDF जब आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन नॉलेज के तौर पर आप उस चीज़ को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे बोमबाइला देवी
सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि हॉकी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सोनल मिंज ये जुड़ी हुई है, निकी प्रधान ये भी जुड़ी हुई है, सावित्री पूर्ति ये भी हॉकी से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं बोम्बियाला देवी की, तो यह झारखंड की नहीं है, जो कि हॉकी से यह संबंधित नहीं रखती है। बोम्बायला देवी की बात करते हैं तो ये तीरंदाजी से संबंधित रखती है और ये कहाँ की निवासी है, तो ये मणिपुर की ये निवासी है। कहाँ की? मणिपुर की। मणिपुर हम लोग देखते होंगे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे ये नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे? ये मणिपुर में ही है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति की भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो इसके प्रसिद्ध कप्तान की बात करते हैं वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें की व्याख्या देख सकते हैं मरांग गोमके के नाम से इनको जाना जाता है। और 1925 में ऑक्सफोर्ड बुल्लू का खिताब पाने का इनके पास ये अवसर हुआ है। कब? 1925 में ऑक्सफोर्ड बुल्लू का ये खिताब हुए। एम्स्टर्डम में ये हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक था, इसी में ये कप्तान थे। मरांग गोमके के ये नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आप लोग जानते होंगे कि 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, जो कि आगे चल कर के 1963 में ये झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। और बात करते यदि इनकी मृत्यु की, तो इनका मृत्यु हो गया था 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज। ये प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रकार बिरसा मुंडा का पूछा जाता है कि हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को, ठीक उसी प्रकार 1970 ईस्वी में ये जो मरांग गोमके है जयपाल सिंह मुंडा, इनका मृत्यु ब्रेन हेमरेज होने के कारण हो गया था। और 1970 ईस्वी में ये सहयोगी साबित हुए थे, जो दिसुम गुरु के नाम से जाने जाते हैं हमारे कौन? शिबू सोरेन। तो सोनेत संथाल समाज की स्थापना जो 1970 में की गई थी शिबू सोरेन के द्वारा, 1970 में सोनेत संथाल समाज, तो उसमें यह इनका सहयोगी भागीदारी भी इनके द्वारा मिला था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और उसी वर्ष इनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण मृत्यु हो गई। तो मरांग गोमके के नाम से जाने जाते, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये पहले आदिवासी है जो कि संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। तो प्रश्न है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा 1973 मशहूर हो गए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। किसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? 1928 के एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं 28 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह मुंडा भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीते थे? तो जो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था, इन्हीं के कप्तानी के बतौर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड की निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी तो वो है निकी प्रधान। दीपिका कुमारी ये तो तीरंदाजी से ये पता ही आप लोगों को। बाकी आप लोगों को जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए देखिएगा। ऑप्शन यदि 3 एलिमिनेट हो जाता है तो जो एलिमिनेट हो जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो एक प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग। कुछ प्रश्न है जो कि आपका डायरेक्टली वो याद है तभी बनेगा, कुछ प्रश्न आप लोगों को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। सो इसका व्याख्या यदि हम लोग देखते हैं, स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में, सॉरी थोड़ा स्किप करने में हो गया, तो इसका व्याख्या यदि हम लोग देखते हैं, निकी प्रधान ये बेसिकली खूंटी जिले से ये प्रखंड ये वहाँ से बिलोंग करती है, खूंटी जिले से। निकी प्रधान किस जिले से बिलोंग करती है? तो निकी प्रधान खूंटी जिला से बिलोंग करती है। 2016 में जो रियो ओलंपिक देख सकते हैं ब्राज़ील में 31वां ओलंपिक खेल हुआ था, उसी में ये महिला हॉकी टीम की सदस्य रही थी। कौन? निकी प्रधान। यह झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निकी प्रधान की तरफ से प्रथम बार 2011 में बैंकॉक में ये जो आयोजित हुआ था, वहाँ पे एशिया कप में खेली थी। कौन सा कप में? एशिया कप में।
नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो वो कौन खिलाड़ी है? निक्की प्रधान। कौन खिलाड़ी? निक्की प्रधान। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड, झारखंड के सिल्वानुंग डुंगडुंग को किस खेल के जाना जाता है? सिल्वानुंग डुंगडुंग किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो सिल्वानुस डुंगडुंग, सिल्वानिस डुंगडुंग हो गया सुमराव टेटे, सिल्वानुस डुंगडुंग और सुमराव टेटे ये दोनों हैं जो कि वह हॉकी खिलाड़ी से संबंधित रखती है। और यहाँ पे मैं साथ ही ये भी बताते चलूँ आप लोगों को कि सिल्वानुस डुंगडुंग, सबसे पहले ये जो सिल्वानुस डुंगडुंग है इनको 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार, कौन सा? ध्यानचंद, ध्यानचंद यानी कि जो अच्छा प्रदर्शक करता है खेल के क्षेत्र में उनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो सिल्वानुस जो डुंगडुंग है इनको 2016 में, और साथ ही साथ जो सुमराव टेटे है तो सुमराव टेटे को 2017 में, सिल्वानुस जो डुगडुग है डुगडुग को 17 में और टेटे को डुगडुग को 16 में और टेटे को 17 में। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। सिल्वानुस डुंगडुंग 2016 में, सुमराव टेटे 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। ये जो हमारे सिल्वानुस डुंगडुंग है इससे जुड़ा हुआ आयरन मैन ऑफ इंडिया उपनाम से व्याख्यात, आयरन मैन ऑफ इंडिया, देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये विख्यात है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। इनका जो उपनाम है आयरन, आयरन मैन ऑफ इंडिया। बट आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से कौन विख्यात है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सिल्वानुस डुंगडुंग, बट आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है दयामणि बारला। आयरन लेडी ये भी प्रीवियस स्पेशल ब्रांच के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यह कौन एग्जामिनेशन है एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट ये पूछा गया है कि जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है वो है दयामणि बारला। और सिल्वानुस डुंगडुंग यहाँ पे देखिए 2016 में इनको कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। कब? 16 में। और सुमराव टेटे डुंगडुंग को 16 में और टेटे को 17 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, अंपायर आश्रिता लकड़ा अंपायर है, ये प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर है। कौन? आश्रिता लकड़ा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये तो प्रश्न आप लोगों का कूट में दे दिया गया है, तो कूट में दे दिया गया है तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि हॉकी खिलाड़ी से और झारखंड से जुड़े, जो कि झारखंड के हैं और किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जयपाल सिमिंडा बिल्कुल सही है, वीरेंद्र लकड़ा ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये वही यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या में देख सकते हैं। जो दिवाकर प्रसाद है तीसरा ऑप्शन, वो मुक्केबाजी से बेसिकली बिलोंग करती है। तो मुक्केबाजी से आप लोग सुनेंगे अरुणा मिश्रा, ये काफ़ी प्रचलित है। अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही, और क्या हो गया? शतरंज से दीपसेन गुप्ता। ये फेमस खिलाड़ी का आप लोगों को नाम याद रख लेना है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, अब हम लोग चलते हैं शतरंज की तरफ। शतरंज की तरफ से देखिए वही है दीपसेन गुप्ता, किस खेल से संबंधित रखती है? तो दीपसेन गुप्ता ये शतरंज खेल से संबंधित रखती है। कौन सा खेल से? शतरंज खेल से। व्याख्या यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए चक्रधरपुर, ये चक्रधरपुर से बेसिकली यह बिलोंग करती है, निवासी वहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज देखिए 22वां खिलाड़ी, जो 22वां ग्रैंड स्लैम मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर, जो कि ये शतरंज खेल में दिया जाता है। तो किस खिलाड़ी के तौर पर ये साबित हुई थी? 22वीं खिलाड़ी, 22वां ग्रैंड मास्टर, इसको खिताब जीतने का ये सम्मानित गौरव प्राप्त हुआ है। तो भारत का 22वां ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो वो थी दीपसेन गुप्ता। कौन? दीपसेन गुप्ता। विश्व चैंपियनशिप में, विश्व चैंपियनशिप ये कब विजय हुई थी? तो विश्व चैंपियनशिप इन्हें 2000 ईस्वी में, कब विश्व चैंपियनशिप कब बनी थी? 2000 ईस्वी में। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के चक्रधरपुर निवासी, चक्रधरपुर की ये निवासी थी, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता था? तो कब जीता था? 2000 ईस्वी में। अब चलते हैं अब हम लोग पर्वतारोही की तरफ। तो पर्वतारोही मेनली आप लोग को याद कर लेना है, एक
प्रेमलता अग्रवाल, इन्हें भी खिताब प्राप्त है जो कि सबसे अधिक उम्र 48 वर्ष में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का इन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है। प्रश्न देख पा रहे होंगे, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो वह खिलाड़ी है प्रेमलता अग्रवाल। व्याख्या में यहाँ पे देख सकते हैं कि 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, झारखंड की तो है ही है, ये भारत की भी पहली महिला, सर्वाधिक एज के रिलेटेड में अधिक आयु देख सकते हैं। वही प्रश्न IRB 17, 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, झारखंड की सबसे अधिक ऊंचाई जो भारतीय महिला है वो यहाँ पे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? अधिक आयु देखिए 48 वर्ष के उम्र में, तो ये कौन महिला थी? प्रेमलता अग्रवाल। तो देख सकते हैं इनका ये महिला है, सबसे पहली बात कि ये महिला है और उम्र देख सकते हैं 48 वर्ष होने के बावजूद भी ये फतेह प्राप्त कर चुकी है माउंट एवरेस्ट। तो अभी आप तो युवा हैं, अभी आप क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीप चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है? तो वो कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। 7 महाद्वीप के शिखर, व्याख्या देखिए, 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंडी एवं भारतीय महिला है। देखिए 7 महाद्वीप की जो 7 महाद्वीप है उसके शिखर पर चढ़ने वाली ये महिला है। देखिए महिला होकर के कहाँ कहाँ क्या क्या फतेह ये कर रही हो। सो तो इनका यदि हम लोग व्याख्या करते हैं तो देखिए व्याख्या अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल, 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीकी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, वहां पे इनके द्वारा फतह प्रदान किया गया और इनसे पद्मश्री पुरस्कार एक पूछा जाता है प्रश्न कि पद्मश्री पुरस्कार 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में पद्मश्री किनको? प्रेमलता अग्रवाल जो कि एक पर्वतारोही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 2013 ईस्वी में ही बात करते ही पूर्णिमा महतो को, 2013 ईस्वी में ही पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है, कौन? पूर्णिमा महतो। 2013 ईस्वी में ही इनको द्रोणा यानी कि ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो पूर्णिमा महतो तीरंदाजी में प्रशिक्षक थी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में सम्मानित किया गया। 2013 में ही पद्मश्री पुरस्कार से प्रेमलता अग्रवाल को सम्मानित किया गया। और बात करते हैं यदि हम लोग, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये हाल ही में 2020 में भी एक व्यक्ति को दिया गया था। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि 2020 में आखिरकार किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये जो पूर्णिमा महतो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये संभावना बनती है, एक्सपेक्टेशन, कि जो धर्मेंद्र तिवारी का नाम सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए और ये आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। जिस प्रकार जो आप लोग का लोगो वाला है 15 अगस्त 2020, और जो महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं 15 अगस्त 2020 को। तो जिस प्रकार 15 अगस्त 2020 में 2 बड़े कारनामे, एक तो नया लोगो हुआ और एक जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए, उसी प्रकार ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बात करते हैं धर्मेंद्र तिवारी ये भी तीरंदाजी से संबंधित रखते हैं और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लोगो आप लोग दिमाग में उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो उसका फिगर है कि पहला में सत्यमेव जयते जाति साथ अशोक स्तंभ है, दूसरा में क्या है तो 60 वृत्त है, तीसरा सर्कल में क्या है, तीसरा सर्कल में आप लोग नर्तक जो कि 48 संख्या है, चौथा सर्कल में क्या है, चौथा सर्कल में आप लोग का जो वो पलाश फूल है 24 संख्या है, पांचवा में आप लोग का हाथी है ये भी 24 इनकी संख्या है, छठा में क्या है तो छठा में झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और सातवां में रिक्त स्थान। इस प्रकार टोटल 7 सर्कल है नया लोगो में। इसका अनावरण 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। अब चलते अब हम लोग फुटबॉल की दुनिया में। एक शुभ लक्ष्मी का नाम बता दूं। शुभ लक्ष्मी एक जो
लड़की है, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और ये खेल खेलती है, क्रिकेट से ये खेल संबंधित रखती है। फुटबॉल की तरफ चलते हैं तो प्रश्न देख पा रहे होंगे, झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये कितनी बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी हम लोगों ने देखा क्रिकेट के सेक्शन में, जो कि इससे पहले का वीडियोज में था कि रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में प्रवेश की थी झारखंड की टीम, और वो कौन सा ईयर था? तो 2016 ईयर। कौन सा? 2016 ईयर। वही 2016 ईयर जिसमें कि सिल्वानुस डुंगडुंग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ध्यानचंद पुरस्कार। डुंगडुंग 16, टेटे 17। इसका व्याख्या हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 4 बार सुब्रतो मुखर्जी कप ये जीत चुकी है झारखंड की टीम। अब चलते हैं मुक्केबाजी यानी कि अरुणा मिश्रा। तो वही अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित रखती है? मुक्केबाजी से। ये कहाँ से निवासी है? ये जमशेदपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर की रहने वाली है। तो ये प्रश्न देखिए, वही 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी, जहाँ मुक्केबाजी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे ऑप्शन अरुणा मिश्रा है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप लोग को उसी अरुणा मिश्रा को देना है। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 2003 के एशियाई चैंपियन में गोल्ड मेडल, 2003 की एशियाई में जो चैंपियनशिप हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीती है। 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक, और 2005 में एशियाई चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है। 2006 के विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ पे हुआ था? तो ये 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में ही आयोजित किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल ईस्वी था 2011 झारखंड में, जिसमें कि ये स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए हम लोग ये 34वां राष्ट्रीय खेल को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 2011 हो गया। इसका जो हम लोग बात करते हैं मस्कट, जो मस्कट था, मस्कट क्या चीज था? छौवा। छौवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिरन का बच्चा। शिशु हिरन, नवजात हिरन का बच्चा, छौवा इसका मस्कट था। ये हो गया। और इसमें झारखंड का स्थान बात करते हैं तो झारखंड का स्थान था 5वां स्थान पे, मेडल के तर्ज पर ये 5वें नंबर पर थी। और बात करते हैं यहाँ पे तो टोटल कितने पदक जीते गए थे? टोटल 96 पदक जीते गए थे। टोटल पदक की 96 थी, बट गोल्ड मेडल की संख्या कितनी थी? तो गोल्ड मेडल की संख्या 33 थी। गोल्ड मेडल की संख्या 33 थी। और बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम लोग जो मिसाल सुने होंगे, मसाल, तो जो खेल प्रारंभ मसाल में किसके द्वारा ये मसाल जलाया गया था? तो ये मसाल के जो ध्वज, मसाल जो लेकर के एंट्री करता है वो थी दीपिका कुमारी। वही दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है। 2012 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2016 ईस्वी में, 2016 इसमें कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। सिमोन उरांव, वाटरमैन ऑफ झारखंड, पद्मश्री पुरस्कार 2016 ईस्वी। सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी खेल से संबंध रखती है। 2016 में ही कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। टेट्टे, सलीमा टेट्टे हॉकी खिलाड़ी है, इनको भी ये जो पुरस्कार हम लोग ध्यानचंद पुरस्कार कब? 2017 ईस्वी में। तो इतने सारे आप लोग को 34वां राष्ट्रीय खेल से याद रखना है। 34वां से यहीं पे आप लोग को ये और फैक्ट याद रखना है कि जलप्रपात का नाम सुने होंगे आप लोग। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? दूसरा हुंडरू जलप्रपात। और पहला बूढ़ाघाट जलप्रपात। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई से रिलेटेड पूछा जाता है, भारत में स्थान। बेसिकली ऐसा प्रश्न तो देखने को नहीं मिला है। अब देखने को इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि और इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे सीमित, जो झारखंड के बुक पब्लिकेशन थे, तो सीमित लेखक के ये बुक आते थे। एक शिवांगन स्पर्धा, कुछ बुक आ गया आप लोग का। तो ये सीमित एरिया में आप लोग को बुक, और उसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं होने के कारण वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप नहीं किए जाते थे। लेकिन आप ये कुछ बीते वर्षों में, 1-2 वर्ष में देख पा रहे होंगे,
ज़्यादातर आप ये 2023 में ही देख पा रहे होंगे, ना जाने कितने बुक कहाँ से डाटा उठा करके पूरा फैक्चुअल डाटा उठा करके प्रश्न बुक बनाए जा रहे हैं। तो इससे जो प्रश्न है वो उसका लेवल है वो काफ़ी ऊंचा रह सकता है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हुंड्रू जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो मीटर में बात करते हैं 98 मीटर, और फीट में यदि बात करते हैं तो 321/22। कुछ बुक में 21 दिया हुआ है, कुछ बुक में 22 दिया हुआ है, तो वो 21/22 याद कर लीजिए। बेसिकली 98 मीटर हो गया, 321 फीट। इसका भारत में स्थान बात करते हैं तो 34वां स्थान। तो वही 34वां यहाँ पे लिंक करके आप लोगों को बताया गया है कि जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का है उसका भारत में स्थान की बात करती है तो भारत में इसका स्थान है 34वां। वहीं पहला बात करती है जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा नदी जो लातेहार में स्थित है, ये हुंड्रू ये तो रांची में स्थित है, सभी को मालूम होगा, स्वर्णरेखा नदी पर। तो इसका जो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का है, इसका ऊंचाई बात करते हैं तो 469। कुछ बुक में आप लोग को 400-450 भी दिया रहेगा, बट 469 इसका फैक्चुअल आंसर हो जाता है, 469 फीट। या फिर आप लोग दोनों डाटा याद कर लीजिए जो ऑप्शन में आप लोग को देखने मिलेगा, या फिर इसके इर्द गिर्द में अप्रोक्स में जो ऑप्शन देखने को मिले। तो बेसिकली 450 और 469 फीट याद कर लीजिएगा, और 143 मीटर, मीटर में 143 मीटर। और इसका यदि भारत में स्थान बात करते हैं तो जो सबसे ऊंचा झारखंड का है उसका भारत में स्थान 21वां है, और झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा है उसका स्थान भारत में 34वां है। तो इतने सारे 34 से फैक्ट आप लोगों को याद कर लेने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाजी किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी? और ये जैसे ये खेल से संबंधित प्रश्न है, इसके बाद हम लोग जो दूसरा सेक्शन देखने वाले वो रहेगा हमारा झारखंड का पर्यटक स्थल। और ये जो आप लोग को लिंक करके बताया जा रहा है वो कैसा आप लोग को लग रहा है, ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को फीडबैक दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी जितने भी और चैप्टर बचे हुए उनमें आप लोग को और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया है उसका भी आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी जहाँ पे देखने को मिले अरुणा मिश्रा ऑप्शन है। फर्स्ट हमारी प्रीफरेंस आप लोग को उन्हीं अरुणा मिश्रा को ही देना है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए वही 2004-05 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? अरुणा मिश्रा के द्वारा। यहाँ पे यदि हम लोग कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं, दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से, अशुता लकड़ा ये हॉकी से, झानू हंसदा ये तीरंदाजी से संबंधित रखती है, झानू हंसदा। एक देखिए कूट रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया गया है इसमें कि कौन सा खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी की खिलाड़ी है? तो इसमें हम लोग जो तीनों खिलाड़ी का नाम देख पा रहे होंगे, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया, मिशल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी खिलाड़ी है जो कि झारखंड के ये खिलाड़ी है। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे व्याख्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप लोगों को जानकारी है तो नॉलेज के तौर पर आप इस पीडीएफ से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हम लोग विविध का सेक्शन, खेल का ये इंड सेक्शन होने वाला है। तो विविध में झारखंड राज्य खेल समंदर सोसाइटी एवं संयुक्त पहल है। ये किसके द्वारा ये पहल है? तो ये झारखंड राज्य सरकार और साथ ही साथ सीसीएल सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये पहल है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोग, ये व्याख्या वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो व्याख्या इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे क्योंकि ये वीडियोस आप लोग के ऑलरेडी लंबे पार्ट में समय में आते हैं, और वैसे व्याख्या को हम लोग देखें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो ये बोरिंग थोड़ा लगने लगेगा। इसीलिए हम लोग उस सब चीज़ व्याख्या को स्किप करते हुए चलते हैं। झारखंड राज्य के खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है। इसका मिशन किस मिशन के तर्ज पर इस सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ओलंपिक स्वर्ण के इसका मिशन है। झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रतिशत बात करते हैं 2%, और जो विश्वविद्यालय या कोई भी शैक्षणिक संस्थान में जब उनको दाखिला लेना होता है
तो उनके लिए 3% का यहाँ पे आरक्षण रखा गया है। शैक्षणिक संस्थान में नामकरण के लिए 3% और नौकरी में 2% का छूट देने की बात कही गई है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित यहाँ पे देखिए, सुब्बा लक्ष्मी का कुछ देर पहले आप लोग को जिक्र किया गया था नाम। सुब्बा लक्ष्मी सुब्बा लक्ष्मी क्रिकेट से संबंधित रखती है, हजारीबाग से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही, अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। अब देखिए इतने बार नाम आप लोग के सामने रिपीट कर दिया गया है, तो देखिए ये प्रश्न कितना बनाना आसान हो चुका है आप लोगों के लिए। सिल्वानुस डुंगडुंग 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार। टेट्टे 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार। दीपिका कुमारी 16 में पद्मश्री। सिमोन उराव 2016 में पद्मश्री। इतना बार रिपीटेशन हो जाएगा कि आप लोग भूल जाइएगा कि मुझे याद है कि भी नहीं याद है। सो 2016 हो गया। एक छौ नृत्य से संबंधित चलिए पद्मश्री यहाँ पे आप लोग को बता दिया जा रहा है कि याद रखिएगा। केरा, के से केदारनाथ साहू, रा से रामदयाल मुंडा। केदारनाथ साहू को पद्मश्री पुरस्कार 2005 में और ठीक 5 वर्षों के बाद रामदयाल मुंडा को 2010 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2021 में इसका भी जिक्र किया गया है। 2021 में छुटनी देवी जो कि डायन प्रथा से संबंधित रखती है, छुटनी देवी को कब 2021 ईस्वी में। 2022 को तो 2022 में गिरधारी राम गोंझू जो कि शायद जहाँ तक लगता है नागपुरी भाषा के लिए इन्हें दिया गया है, गिरधारी राम गोंझू को। और 2023 में भी एक व्यक्ति को दिया गया है जो कि हो भाषा के क्षेत्र में दिया गया है, और उस व्यक्ति का नाम उसका नाम क्या चीज था। यदि हम लोग उसका नाम की बात करते हैं, जिन्हें 2023 में सम्मानित किया गया है पद्मश्री, ये इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार सबसे पहले उसका नाम ही बता देते हैं, तो जानोम सिसो जो कि हो भाषा के क्षेत्र में दिया गया है 2023 में। जानोम सिसो, गिरधारी राम गोंझू नागपुरी भाषा 2022 में, छुटनी देवी 2021 में। ये इम्पोर्टेंट है। ये उसी प्रकार प्रश्न इम्पोर्टेंट है जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय खेल महेंद्र सिंह धोनी से तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये महादिग्गज क्रिकेट के खिलाड़ी है। 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले चुके हैं और नए लोगों का अनावरण भी 15 अगस्त 2020 में। ठीक उसी प्रकार 2023 का पद्मश्री, 2022 का पद्मश्री, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार एक विधायक, जो विधायक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। भाकपा माले बगोदर के क्षेत्र है, विनोद शायद नाम है उनका, तो उनको जो 2023 नहीं 2022 का उन्होंने दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार। तो ये खिलाड़ी देखिए जो हम लोगों ने अभी देखा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे होगा, तो ये रांची में स्थित होगा। इसका संचालन भी ठीक उसी प्रकार झारखंड सरकार और साथ ही साथ CCL सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था। तो अभी हम लोगों ने देखा CCL सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड, ONGC, इसका भी संबंधित एक झारखंड से रिलेटेड प्रश्न बनता है। ONGC, तो इससे संबंधित क्या प्रश्न बनता है। बोकारो में सुने होंगे मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर, वो ONGC के ही तर्ज पर वहाँ पे इसका संचालन किया जाता है, या जो देख रेख होता है वो ONGC के तर्ज पर होता है। बोकारो में मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर नाम का सुने होंगे, वो हम लोग पर्यटक स्थल के दौरान करेंगे प्रश्न, तब हम लोग उसका देखेंगे। प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों का विचार करें। तो इसमें विचार हम लोग करते हुए देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर A इसमें सही हो जाता है कि यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करती है। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये है पर्यटक स्थल, प्रमुख स्थल, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले डाल्टनगंज और मेदिनीनगर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है, वो वैज्ञानिक है कर्नल डाल्टन।
कर्नल डाल्टन। व्याख्या यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जॉन डाल्टनगंज का जो नामकरण है वह कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया है और ये पुराना नाम था। अब नया नाम इसका हो गया है मेदिनी नगर। तो मेदिनी नगर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेदिनी नगर जो नामकरण है ये चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। मेदिनी नगर किसके नाम पर रखा गया है? चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर। और डाल्टनगंज जो कि इसका पुराना नाम था वो कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। ये मेदिनी नगर की बात करते हैं तो ये उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी के तट पर यह स्थित है। उत्तरी कोयल नदी की विशेषता हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ। तो सोन नदी का आप लोग नाम सुने होंगे जो कि अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश मैकाल पर्वत से उसका उद्गम होता है। उस सोन नदी का ये सहायक नदी है, उत्तरी कोयल उसकी सहायक नदी है। बात आ जाती है कि उत्तरी कोयल की कौन सी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल के भी दो सहायक नदी है, एक है औरंगा और एक है अमानत। अमानत जिसका उद्गम होता है चतरा से। कहाँ से? अमानत जिसका उद्गम होता है चतरा से। और बात करते हैं हम लोग एक औरंगा। तो औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस्कू लोहरदगा। वही किस्कू जहाँ से क्या चीज, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर के गुजरती है। मैप में आप लोग फट से इस बार एक बार रिकॉल कर लीजिए कि कर्क रेखा कौन से 5 जिलों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लातेहार जो कि नेतरहाट क्षेत्र से गुजरता है। वहीं बात करते हैं लोहरदगा जो कि किस्कू क्षेत्र से गुजरता है। और एक हो गया गुमला, 3 जिला हो गया। रांची में बात करते हैं कांके और ओरमांझी, 4 जिला हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रांची के बाद आप लोगों का क्या आ जाता है? रामगढ़। रामगढ़ का कौन सा क्षेत्र? तो रामगढ़ का गोला क्षेत्र। इस प्रकार 5 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन है किस प्रकार आप लोग को लगता है वो आप लोग इसका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग मैराथन होंगे उसमें आप लोगों को और कुछ रिलेटेड हम लोग इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस प्रकार डिस्कस करते हुए चले। तो इस प्रकार उत्तरी कोयल से देखा हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। सो नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वही प्रश्न है। तो कर्नल डाल्टन के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका पूर्ण यदि नाम पूछा जाता है वहाँ पे तो सिंपल कर्नल डाल्टन था, बट यहाँ पे देखिए कर्नल डाल्टन हर ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ चीते याद कर लीजिएगा, एडवर्ड चीते डाल्टन, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर ये रखा गया था। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, चीते याद रखिएगा, चीते। झारखंड के डाल्टनगंज का शहर नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम अभी हम लोगों ने देखा मेदिनी नगर। मेदिनी नगर जो कि चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेतरहाट से संबंधित कुछ प्रश्न है। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थल कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थल बात करते हैं तो वो है नेतरहाट क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र। सर्दियों के दिनों में यहाँ पे बात करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो तापमान है वह चला जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान झारखंड का है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में कौन सी जगह है? झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो ये नेतरहाटी क्षेत्र है। प्राकृतिक सुंदरता ये लातेहार का क्षेत्र ये नेतरहाटी है। छोटा नागपुर की रानी भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ अंग्रेज शासनकाल में लातेहार जिले का नेतरहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। व्याख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंग्रेज जब शासन काल था उस समय लातेहार जिले का जो नेतरहाट क्षेत्र है वह बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। नेतरहाट बिहार की कौन सी राजधानी हुआ करती थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजी शासन काल के दौरान। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी, वही प्रश्न देखिए रिपीट है। नेतरहाट जो कि अलग अलग, इससे पहले SIPT में पूछा गया, ये अब IRB में पूछा गया। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? नेतरहाट। यहाँ पे हम लोग कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि नेतरहाट इसी के तर्ज पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय का
जो गुरुकुल के एक तर्ज पर इसका स्थापना किया गया है। स्थापना वर्ष देख सकते हैं 1954 ईस्वी में। कब किया गया? जो नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है उस विद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1954 ईस्वी में। यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ ईस्वी को जिक्र कर लेते हैं। ये तो हो गया 1954 में आवासीय नेतरहाट विद्यालय। सैनिक विद्यालय का नाम सुने होंगे तिलैया कोडरमा में, तो उस सैनिक विद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में। उसी प्रकार इंदिरा गांधी आवासीय बालिका आप सुने होंगे हजारीबाग में जो कि स्थित है, इसका स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। कब? 1984 ईस्वी में। ये कुछ इम्पोर्टेंट ईस्वी है जिसको याद कर लेना है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय 1954, सैनिक जो कि तिलैया कोडरमा में है 1963, और इंदिरा गांधी जो आवासीय विद्यालय बालिका के लिए स्पेशली है ये हजारीबाग में स्थित है, इसका स्थापना 1984। साथ ही साथ हम लोग एक और याद कर लेते हैं, यहाँ पे पुलिस एकेडमी का नाम सुने होंगे जो कि कहाँ पे है? हजारीबाग में। पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी जो कि कहाँ पे है? हजारीबाग में। इसका स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया था। और 1912 ईस्वी से और एक आप लोगों को रिलेट कर लेना है, क्या चीज़? तो 1912 ईस्वी में आप लोग सुने होंगे क्या चीज़? जे बार्थेलोमन स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थेलोमन, उसका भी 1912 में ही स्थापना किया गया था। और जो पुलिस एकेडमी है प्रशिक्षण हजारीबाग में, इसका भी स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया है। तो इस प्रकार आप लोगों को एक ईस्वी से कोरिलेट करके इधर उधर याद करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि 5वां प्रश्न है। झारखंड में पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका, छोटा नागपुर की रानी, ये सभी किसको कहा जाता है? ये सब कुछ नेतरहाट जिले को कहा जाता है। तो यहाँ पे व्याख्या में हम लोग देखते हैं जो नेतरहाट ये शब्द है ये किससे मिलकर के बना है? तो नेतरहाट जो कि नेतुर और हाट, जिसमें कि नेतुर का मीनिंग हो जाता है बांस और हाट का मीनिंग हो जाता है बाजार। हाट पेठिया, कोठा में सुने होंगे हाट हो गया, पेठिया हो गया, इसका मतलब क्या होता है? बाजार। तो नेतरहाट दो शब्दों से मिलकर बना है, नेतुर और हाट। ये आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। नेतुर का शाब्दिक अर्थ होता है बांस और हाट का शाब्दिक अर्थ होता है बाजार। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि अगला ये प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट है। नेतरहाट ये बेसिकली हम लोग बात करते हैं ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पाट क्षेत्र की व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। औसत ऊंचाई, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 9 से 1100 मीटर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई। पाट क्षेत्र में 3 हम लोग पाट देखते हैं जिसमें कि नेतरहाट पाट का औसत ऊंचाई देख सकते हैं 1180। वहीं बात करते हैं दूसरा नंबर पे गणेशपुर पाट 1171, 1180, 1171 और 1182, ये जमीरा पाट का मेनली ये 3 पाट का ऊंचाई याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार ऊंचाई बेस जो जेसीसी आयोग इस प्रकार प्रश्न पूछती है। जिस प्रकार पारसनाथ पहाड़ एक प्रश्न है, इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है। कई बार तो जो यहाँ की बात करते हैं हम लोग जलप्रपात, उसकी ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार जलप्रपात की ऊंचाई डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि 2 जलप्रपात है, काफ़ी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि बूढ़ाघाट जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि हुंडरू जलप्रपात है। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं तो 469 फीट हो जाता है। कुछ बुक में आपको 450 दिया हुआ रहेगा, तो दोनों आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। 450, 469 अप्रोक्स में इसी के आगे पीछे आप लोग को ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। तो 469 फीट हो गया। इसी का मीटर में बात करते हैं तो 143 मीटर हो जाता है। ये हम लोग बूढ़ाघाट जलप्रपात की देख रहे हैं जो कि लातेहार में स्थित है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हो गया। तो इसका भारत में यदि ऊंचाई के दृष्टि से देखा जाए तो भारत ऊंचाई की दृष्टि से 21वां नंबर पे आता है। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 321 फीट में बात करते हैं तो 321 फीट, कुछ बुक में 22 फीट भी दिया हुआ है, तो वो आपको वेरी करेगा ऑप्शन में। कुछ में ये डायरेक्ट ही नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट 315 भी दे सकता है, 320 भी।
तो इसी के इर्द गिर्द ऑप्शन को आप लोगों को सटीक करना है। ये हो गया ऊंचाई फीट, इसी का मीटर में बात करते हैं तो 98 मीटर। और जिस प्रकार भारत में इसका बुढ़ाघाट का 21वां स्थान है, तो इसका स्थान है 34वां स्थान पर ये आता है भारत में। और 34 जैसे ही आपके दिमाग में आता है 34, तो इसे कोरिलेट करके आप लोग को 2-3 प्रश्न याद कर लेने हैं। क्या याद कर लेने हैं? 34वां राष्ट्रीय खेल, अरे वही 34वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन झारखंड के रांची में कब 2011 ईस्वी में किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजन? झारखंड में। इसीलिए इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड रांची में स्थापना किया गया था कब? 2011 ईस्वी में। जिसके लिए जो मस्कट था वो था छौवा। छौवा का शाब्दिक अर्थ होता है हिरन का बच्चा, शिशु हिरन। और उस समय झारखंड का स्थान बात करते हैं तो 5वां नंबर पे था झारखंड। क्या चीज? मेडल के सीरीज में। और मेडल की बात करते हैं तो टोटल 96 मेडल जीते गए थे झारखंड के द्वारा, और गोल्ड मेडल जीता गया था 33 गोल्ड मेडल और 96 कुल मेडल। तो इस प्रकार को रिलेट करके आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ताकि इस प्रकार आप लोग की तैयारी और बेहतरीन और अच्छी हो सके। किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो ये मंगोलिया पॉइंट भी नेतरहाट में ही स्थित है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सनराइज पॉइंट स्थित है नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मंगोलिया पॉइंट स्थित है। ये सनराइज जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त, इसका भव्य दृश्य वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ पे? नेतरहाट में। सूर्यास्त और सूर्योदय का भव्य दृश्य नेतरहाट में ही देखने को मिलता है। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी मंगोलियन पॉइंट पर स्थित है। सूर्योदय का नज़ारा वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को मोहक देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ झारखंड किसको कहा जाता है? तो ये भी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, क्वीन ऑफ झारखंड। तो ये नेतरहाट क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? नेतरहाट पठार में। तापमान आप लोगों के साथ जिक्र किया गया था। सर्दियों के दिनों में यहाँ पे तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तापमान से ही रिलेटेड यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो झारखंड का यदि हम लोग औसत तापमान की बात करते हैं तो औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। यदि यही आप लोग को सीरीज में बोलेगा, जिस प्रकार वर्षा में भी हम लोग आएंगे, तो ये कितना हो जाता है? 23 से 26-27 डिग्री के समथिंग ये औसत हो जाता है। और औसत पूछेगा तो ये 25 डिग्री, और सीरीज में पूछेगा तो 23 से 26-27 तक ले जाना है। सर्वाधिक तापमान की बात करते हैं तो सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में होता है 45 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वहाँ पे चला जाता है। तो ये हो गया ग्रीष्मकालीन तापमान की बात। चलिए हम लोग एक बार वर्षा ऋतु के बारे में भी इधर हम लोग चल जाते हैं। तो झारखंड का वार्षिक वर्षा बात करते हैं तो कितना होता है? औसत वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। और यही आप लोगों को यदि अंतराल में पूछेगा तो कितना? अंतराल में 100 से 200 सेंटीमीटर, ये अंतराल में हो गया। सर्वाधिक वर्षा बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा कितना होता है? सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट क्षेत्र में ही होता है 180 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं, न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है? चाईबासा के मैदान। चाईबासा कहने का तात्पर्य है पश्चिमी सिंहभूम के मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये हो गया आप लोगों को वर्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अब हम लोग देखते हैं रांची जिला से संबंधित प्रश्न। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? यानी कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहने का तात्पर्य है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। ये किसको कहा जाता है? तो ये रांची जिला को ही कहा जाता है। यहाँ पे कुछ हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर रांची जिला को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के
झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो यहाँ पे क्या स्थित है? पहला मेगा फूड पार्क। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये वही गेतलसूत में ये स्थित है। गेतलसूत कहाँ पे? ये रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर किस? ये रांची जिला को ही कहा जाता है। यहाँ पे जिलों की संख्या बात करते हैं तो काफ़ी यहाँ पे झील है, जिस कारण से झरनों का शहर, काफ़ी यहाँ पे संख्या में झरना है, इस कारण से रांची को झरनों का शहर के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। शहर यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो गया हुंडरू, जोन्हा, दसम, सीता, इस प्रकार झरने पाए जाते हैं। हुंडरू जलप्रपात के बारे में अभी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया, इसकी ऊंचाई, साथ ही साथ इसका भारत में कितना स्थान है? तो भारत में इसका 34वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को झरने का शहर? तो वही रिपीट हो गया प्रश्न, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को वाटरफॉल्स, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहने का तात्पर्य है झरनों का शहर। ये हिंदी और इंग्लिश में ही इस प्रकार चेंज करके पूछ लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? रांची इसका भी प्रश्न हो जाएगा सही आंसर। प्रसिद्ध टाइगर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर के सरहद पर स्थित है? कौन सा हिल? टाइगर हिल। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी रांची में ही स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योति रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी कादम्बरी देवी के मृत्यु के बाद 1912 में यहाँ आकर बस गए थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ईस्वी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 1912 ईस्वी। अभी इससे हम लोगों ने कोरिलेट करके देखा कि जो हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षक केंद्र है, एकेडमी है, इस एकेडमी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1912 ईस्वी में यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। साथ ही साथ स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसका भी जो गठन है जे बार्थोलोमेन के द्वारा कब किया गया था? 1912 ईस्वी में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को और किस नाम से जाना जाता है? तो टैगोर हिल को और किस नाम से जाना जाता है? मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टाइगर हिल कहाँ पे स्थित है? तो टाइगर हिल कहाँ पे स्थित है? ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, झारखंड के किस जिले में टाइगर पहाड़ी स्थित है? तो ये रांची जिले में ही स्थित है। किस पहाड़ी को मोराबादी के किस प्रकार? एक ही प्रश्न को इधर उधर से तोड़ मरोड़ के कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मोराबादी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? ये टाइगर पहाड़ी है जो कि मोराबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। टाइगर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जानी जाती है, कौन से शहर में? रांची शहर में स्थित है। अब देखिए झारखंड का शिमला, इस प्रश्न में यदि यहाँ पे नेतरहाट भी दिया हुआ है तो काफ़ी जो कैंडिडेट है वह नेतरहाट को ही टिक करके चले जाएंगे, बिकॉज जो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल की बात करते हैं तो वो नेतरहाट है, और शिमला कहने का जल्द ही उसका माइंड फोकस करेगा ठंडा। तो नेतरहाट बेसिकली वहाँ पे सर्वाधिक सर्दी ठंडा होती है 60 डिग्री सेल्सियस, बट झारखंड का जो शिमला है वो किसको कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची शहर को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही इसे मोटेरेस्टिस पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। मोटेरेस्टिस पैराडाइज के नाम से जाना जाता है किसको? रांची को। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र कहने का तात्पर्य है साइंस सिटी। तो ये साइंस सिटी झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो ये भी रांची में ही अवस्थित है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में विज्ञान शहर साइंस सिटी कहाँ पे? ये वही रांची में ही स्थित है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी स्थित है? तो रांची में ही स्थित है। झारखंड में बसे एकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? एकलौते एंग्लो इंडियन जो कि झारखंड, ये झारखंड का नहीं बट ये बल्कि विश्व का ये एकलौता ऐसा स्थान है जो कि कौन सा है? मैक्सुलीगंज की बात करते हैं, यह किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये रांची जिला के ही अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग देखते हैं इसे मिनी लंदन, देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये जो मैक्सुलीगंज है इसे मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उलिहातू से जुड़े हुए भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं।
उलीहातू बेसिकली धरती आबा जो बिरसा मुंडा है इनका जन्म स्थल है। तो उलीहातू धरती आबा का जन्म स्थल, धरती आबा कहने का तात्पर्य है बिरसा मुंडा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये उलीहातू किस जिले में अवस्थित है? ये खूंटी जिले में ही अवस्थित है। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की यदि बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1875 ईस्वी में, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। जो कि ये उलीहातू है, ये वर्तमान में खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। जब इनका जन्म हुआ था उस समय ये उलीहातू जिला था, उलीहातू शहर था, ये रांची जिला के अंतर्गत आता था। बिकॉज उस समय खूंटी रांची से अलग नहीं हुई थी। और अभी रिसेंट में बात करते हैं ये खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करेंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं बल्कि ये पूछेगा ही कि जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाने की घोषणा की गई है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनजातीय गौरव दिवस जो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ये निर्णय लिया गया है कि इनके जन्म दिवस यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जो ये हम लोग जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं तो इसकी जो संकल्पना है वह भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किनके जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की संकल्पना की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर किस दिन? तो 15 नवंबर को। और ये संकल्पना किस वर्ष ली गई थी? तो डेट के साथ यदि आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा 10 नवंबर। इनके जन्म दिवस के 5 दिन पहले ही ये संकल्प किया गया था कि 10 नवंबर 2021 ईस्वी, याद कर लीजिएगा 2021, क्योंकि इसके बाद कोई वैसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी ये बेहतरीन प्रश्न बन सकता है, बन सकता है ये नहीं बल्कि ये बनेगा ही बनेगा। तो 10 नवंबर 2021 को ये संकल्पना की गई थी इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए। और करंट अफेयर दृष्टिकोण तो आप लोग सुने होंगे, लोगों से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को ये जो 37वां जो अभी हम लोग राष्ट्रीय खेल देखे ये कहाँ पे हुआ था? इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोग को बताया गया है 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे ये हुआ है समाप्त, अभी गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए रिकॉल कर लेते हैं इसी बहाने हम लोग। ये कहाँ पे खेला गया है? गुजरात में 37वां राष्ट्रीय खेल। इसमें झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड का स्थान है मेडल के मामले में, तो मेडल के मामले में झारखंड का स्थान है 22वां स्थान। कौन सा स्थान? 22वां। टोटल मेडल बात करते हैं तो टोटल 13 मेडल जीते गए थे और 3 इसमें गोल्ड मेडल जीता गया था, जिसमें कि 2 गोल्ड मेडल लॉन बॉल से जीते गए थे और 1 गोल्ड मेडल जो कि काफ़ी प्रचलित नाम है। और ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा ही जाएगा कि राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल में किस एकल व्यक्ति, एकल महिला, बेसिकली वो महिला है, महिला द्वारा गोल्डन यानी कि स्वर्ण पदक जीता गया, तो वो है गोल्डी मिश्रा। कौन? गोल्डी मिश्रा। और साथ ही साथ जो 2020 में ही नया लोगो का अनावरण किया गया है और महेंद्र सिंह धोनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले चुके हैं। कब? 15 अगस्त 2020 को। यहाँ से भी आप लोगों से पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो 2022 का बात करते हैं, क्या विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार विनोद महतो जो कि भापका माले से बिलोंग करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को क्या पद्म श्री 2021, 22, 23 याद कर लेने। 2021 में छुटनी देवी को, 2022 में गिरधारी राम गोंझू को नागपुरी भाषा के लिए और जानूम सिसोय को हो भाषा के लिए किस वर्ष? 2023, अभी हाल ही में दिया गया उनको। तो इस प्रकार आप लोगों से वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे? प्रश्न हम लोग देख रहे थे हाँ ये हो गया। अब हम लोग का सिमडेगा जिला से प्रश्न है कि प्राचीन दिनों में
खाली स्थान को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो बीरू कैसलपुर के नाम से किसे जाना जाता था? बीरू कैसलपुर के नाम से सिमडेगा को जाना जाता था। सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? बीरू कैसलपुर। और इसी को खेल का नर्सरी, इसी जिले को खेल का नर्सरी, साथ ही साथ हॉकी का पालना के नाम से भी जाना जाता है। और रांची का पुराना नाम बात करते हैं तो क्या? बिलकिंसन और साथ ही साथ किशुनपुर। बिलकिंसन और किशुनपुर, किशुनपुर और बीरू कैसलपुर में यहाँ पे अंतर है। बीरू कैसलपुर सिमडेगा को और बिलकिंसन और साथ ही साथ किशुनपुर रांची जिला को पुराना नाम से जाना जाता था। रांची जिले का गठन किस वर्ष? 1899 में। सत कोलंबस विश्वविद्यालय जो कि पहला डिग्री कॉलेज है झारखंड का, ये भी डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत 1899 में ही इसका स्थापना किया गया था। पलामू का पुराना नाम पलाउन है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं संथाल परगना, संथाल परगना का पुराना नाम क्या चीज़ है? नारी खंड के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ कांकजोल, कांकजोल के साथ और साथ ही साथ जंगल तराई, तो 3 पुराने नाम है संथाल परगना का, एक नारी खंड, एक कांकजोल और एक जंगल तराई। इतने पुराने नामों से जाना जाता था किसको? संथाल परगना को। यहाँ पे हम लोग देवघर का बात कर लेते हैं तो हरित किवाना, देवघर को हरित किवाना के नाम से जाना जाता था। अब चलिए अब हम लोग लोहरदगा जिले से प्रश्न देख लेते हैं। लोहरदगा जिले से निम्नलिखित में से छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से, बेसिकली बुक में आप लोग को दिया जाता है हल्दी घाटी, ये जो युद्ध हुआ था किसके? छत्रकर्ण, नागवंशी राजा छत्रकर्ण और रक्सेल के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था जो कि नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी। कोराम्बे गुमला, काफ़ी जो बुक में दिया हुआ है जिला का नाम गुमला, लेकिन ये जो स्थान है वह बेसिकली लोहरदगा के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ पे? लोहरदगा में स्थित है कोराम्बे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लोहरदगा जिले में स्थित कोराम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। और कोराम्बे में ही वासुदेव राय का मंदिर है, एक मंदिर है कोराम्बे में ही। कौन सा मंदिर? वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर ये कोराम्बे में है। और वासुकी नाथ मंदिर, तो वासुकी नाथ मंदिर ये आप लोगों का दुमका में है। वासुकी नाथ कहाँ पे है? ये आप लोगों का दुमका में है। पारसनाथ से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले ये किस धर्म से संबंधित रखता है पारसनाथ पहाड़ी? तो पारसनाथ पहाड़ी ये संबंधित रखता है आप लोगों का जैन धर्म से। पारसनाथ से चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। पारसी, जो टाटा स्टील कंपनी है उसके जो भी संस्थापक है और जो टाटा स्टील की फैमिली है वह किस धर्म से बिलोंग करती है? तो वो पारसी धर्म से बिलोंग करती है। ये प्रश्न आप लोग को कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा कि टाटा फैमिली किस धर्म से बिलोंग करती है, तो वो पारसी समुदाय से बिलोंग करती है। इस प्रकार देखिए ये जो पारसनाथ है उसको जैनियों का मक्का, जैन धर्म है, इसका मक्का के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे 24 में से 20 तीर्थकरों का मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। कितने? 20 तीर्थकरों का। जैन के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर का यहाँ पे क्या हुआ है? मोक्ष प्राप्ति हुई है। और ये किसके लिए केंद्र है? देखिए वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो ये जैनियों के लिए, जैन धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है। समेत शिखर, और इसी पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। समेत शिखर के नाम से पारसनाथ हिल्स को ही जाना जाता है। इसका कई बार आप लोगों से ऊंचाई पूछ लिया जाता है। और जिला बात करते थे, ये गिरिडीह जिला में ऊंचाई कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है ऊंचाई। और हाल ही में जो जेसीसी लैब असिस्टेंट है उसमें भी ये एग्जामिनेशन पूछा गया है, तो उसका भी वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है इवनिंग में कि जो न्यू पैटर्न जेसीसी लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन जो अभी कंडक्ट करवाया गया है उसमें झारखंड जीके का किस प्रकार पैटर्न, किस टॉपिक से प्रश्न पुटअप किए गए हैं, तो सारे जो भी 100 के समथिंग वहाँ पे प्रश्न आप लोगों को वीडियोस में बता गया है। तो आप उस वीडियोस को भी ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिए और एनालिसिस के तौर पर इस प्रकार देखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी आप लोगों की मददगार साबित होगा। ऊंचाई बात करते हैं तो मीटर में बात करते हैं, इसकी ऊंचाई 1365 मीटर, 1365 मीटर, फीट में 4480 फीट। और जिस प्रकार हम लोग जलप्रपात का स्थान देखें भारत में, तो उसी प्रकार इसका भी कंपेरिजन करके पूछा जा सकता है कि भारत में
ऊंचाई के दृष्टिकोण से ये जो चोटी है उसका भारत में स्थान कितना है? तो भारत में इसका स्थान आता है 271वां स्थान। देखिए कितना पीछे ये स्थान है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची है। झारखंड की बेसिकली ये सबसे ऊंची है, लेकिन यदि हम लोग पूरे भारत की चोटियों से तुलना करते हैं तो पूरे भारत के चोटियों से इसका स्थान 271वां। और जो जलप्रपात का हम लोग देख रहे थे कंपेयर में, तो 21वां और 34वां आ रहा था, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, पारसनाथ मधुवन कहाँ स्थित है? मधुवन फूलडुंगरी, इस प्रकार ये जो स्थान है ये सारे के सारे यहीं से संबंधित रखते हैं। मधुवन हो गया, ये गिरिडीह जिला से यहाँ पे संबंध रखता है। फूलडुंगरी भी नाम सुनेंगे, ये भी यहीं पे संबंध रखता है। जैनियों के श्वेतांबर दिगंबर पंथ की विभिन्न संस्थान द्वारा किया गया है, इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया है। बोकारो जिला से संबंधित, बोकारो शहर किस नदी के तट पर है? तो बोकारो नदी किस तट के शहर पर है? ये दामोदर नदी के तट पर है। बेरमो अय्यर का नाम सुने होंगे, जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध। और जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको कब किया गया था? 1948 ईस्वी में इसके तहत 8 बांध बनाए गए, जिसमें कि 2 बांध है बेरमो और अय्यर। बेरमो और अय्यर ये कहाँ पे है? ये बोकारो में ही स्थित है। किस नदी पर? तो ये दामोदर नदी पर बना है। तो वहाँ से कोरिलेट करके आप लोगों को याद कर लेना है, बोकारो दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। सो ONGC, कल ही के शायद इसके वीडियोस में बताया गया था कि ONGC से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि ONGC के द्वारा ही संचालन मीथेन गैस का कुआं, जो कि झारखंड में कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड के बोकारो जिला में पर्वतपुर में ही स्थित है। इसका संचालन ONGC कंपनी ही कर रही है। हजारीबाग, हजार बागों का शहर, थाउजेंड्स एलिफेंट, यहाँ पे बोकारो का चलिए हम लोग स्थापना वर्ष एक बार रिपीट करके लेते हैं रिकॉल। तो बोकारो बचग, बोकारो, चतरा, गढ़वा, इन तीनों जिलों का गठन 1991 में, और इन तीनों जिलों का गठन स्थापना वर्ष, यदि आप लोगों ने दरोगा का PT एग्जामिनेशन देखा होगा, या फिर हम लोग आगे अपकमिंग मैराथन में देखेंगे जब जिला से दर्शन से संबंधित, तो वहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न कि बोकारो का स्थापना वर्ष, साथ ही साथ चतरा का और गढ़वा का स्थापना, तो इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचग। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग जो कि ये सबसे पुराना जिला है, झारखंड का सबसे पुराना जिला ही यही हजारीबाग है। 1834 में इसका स्थापना कब किया गया था? 1834 में, देख सकते हैं कब किया गया था? 1834 में इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न है जो कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को थाउजेंड गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? थाउजेंड गार्डन्स यानी कि हजार बागों का शहर। तो हजार बागों का शहर किसको जाना जाता है? हजारीबाग जिला को। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि एक दंत कथा के अनुसार, एक दंत कथा है उसके अनुसार हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा है। रामगढ़ यानी कि रजरप्पा से ही, बेसिकली रामगढ़ जिला यानी कि रजरप्पा से काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। रामगढ़ का स्थापना बात करते हैं 12 सितंबर 2007 ईस्वी में, और ये सबसे अंतिम 24वां जिला है रामगढ़। और झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो ये सबसे छोटा जिला है। एरिया बात करते हैं तो 1341, कुछ बुक में 1342 दिया हुआ है, कोई डोंट वरी। 1341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह सबसे छोटा क्षेत्रफल झारखंड का जिला है। इसका व्याख्या यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो रजरप्पा मंदिर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, वो हम लोग स्किप कर दिए कि रजरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रजरप्पा दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम तट पर ये रजरप्पा मंदिर स्थित है, जो कि ये भारत का जो भी 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये दूसरा सबसे बड़ा ये शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को दूसरा सबसे बड़ा, इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है, छिन्नमस्तिके देवी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं,
झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर भैरवी। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर है? तो ये भी देख सकते हैं, दामोदर और भैरवी। वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं यहाँ पे देवी के दाएं और बाएं, दाएं तरफ डाकिनी और बाएं तरफ शाकिनी विराजमान है। देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव दर्शाया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो छिन्नमस्तिके मंदिर है उनके देवी के पैरों में किस महादेव को दर्शाया गया है? तो रति महादेव को दर्शाया गया है। महानवमी पूजा सबसे पहले, यहाँ पे जो महानवमी पूजा होती है सबसे पहले संथाल आदिवासी के द्वारा यहाँ पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। किस जनजाति के द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा। ये याद रखिएगा। संथाल जनजाति की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में कौन सी जनजाति आबादी निवास करती है? तो वो है संथाल जनजाति। 35% के अप्रोक्स यहाँ पे संथाल जनजाति निवास करती है। संथाल जनजाति ये हो गया। संथाल जनजाति जो संथाली भाषा है इसकी, और जो संथाल जनजाति की जो लिपि है संथाली भाषा की, वो लिपि है ओल चिकी लिपि, जिसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी जो संथाली भाषा की लिपि है जिसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा को संविधान के जो 8वीं अनुसूची में भाषा है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें झारखंड की एक जनजातीय भाषा संथाली भाषा को भी इंक्लूड किया गया है। ये 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92 संविधान संशोधन के तहत कब 2003 ईस्वी में, जिस समय यह संविधान में जोड़ा गया था, इसके साथ साथ और 3 भाषा, यानी कि कुल बात करते हैं हम लोग 92 संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत कुल 4 भाषा को जो 8वीं अनुसूची है वहाँ पे संविधान में इंक्लूड किया गया था। वो 4 कौन सी है? तो देख सकते हैं, एक बोंडो, डोंगरी, मैथिली और ये एक संथाली। बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। संथाली बेसिकली ये झारखंड में बोली जाती है। डोंगरी की बात करते हैं तो ये आप लोग का कहाँ पे बोला जाता है? जम्मू कश्मीर में डोंगरी बोला जाता है। मैथिली कहाँ पे बोला जाता है? तो मैथिली आप लोग का बिहार में, और बोंडो जो कि असम में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है क्योंकि इसी के साथ साथ वहाँ पे शामिल किया गया है। इस कारण से जो समान अध्ययन है वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि बोंडो कहाँ पे किस राज्य की भाषा है? तो बोंडो असम, डोंगरी जम्मू कश्मीर और मैथिली कहाँ पे? ये बिहार में। तो संथाल जनजाति इस प्रकार ये हो गया। ओलचिकी लिपि से भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी किस जिले में अवस्थित है? तो चुटुपालू घाटी ये रामगढ़ में ही स्थित है। कहाँ पे? रामगढ़ में। और इससे एक चुटुपाली घाटी से एक याद रखिएगा आप लोगों ने कि उमराव सिंह और शेख भिखारी को यहाँ पे एक बरगद के वृक्ष में फांसी दे दी गई थी। बेसिकली इनको जो फांसी है वो रांची में ही 6 जनवरी 1858 को दे दिया गया था और इनको फांसी दे करके वहीं मृत्यु हो गई थी। तो वही आगे चल कर 8 जनवरी, 1-2 दिन बाद 8 जनवरी को यहाँ पे रामगढ़ में जो ललकी घाटी है, चुट्टूपाली घाटी, वहाँ पे बरगद के वृक्ष में उनके मृत शरीर को फिर उसी प्रकार रस्सी के सहारे बरगद वृक्ष में लटका दिया गया था। तो उनको जो फांसी है वो कब दी गई थी? 8 जनवरी 1858। यदि 6 जनवरी देखने को मिलेगा तो आप लोग 6 जनवरी को ही प्रीफरेंस दीजिएगा, बट इतना आप लोगों को डिफ़िकल्टीज वहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कोडरमा जिले। चमकीली धरती अभ्रक के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है कोडरमा जिला। कोडरमा जिला का स्थापना हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो कोडरमा, इसका भी एक ट्रिक है, कोपा, कोडरमा और पाकुड़। कोपा, कोडरमा और पाकुड़। स्थापना 1994 ईस्वी में। कोडरमा और पाकुड़ का स्थापना 1994 ईस्वी में। देखिए जेसीसी पीटी में ये प्रश्न पूछा गया 16 में। कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के नाम से जानी जाती है? तो मायका राजधानी के नाम से कौन सी जानी जाती है? ये आप लोग का कोडरमा है जो कि मायका राजधानी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस जिले को भारत का अभ्रक राजधानी? कोडरमा जिले को ही अभ्रक राजधानी। जो चमकीली धरती अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये चमकीली धरती भी कोडरमा जिले को कहा जाता है।
पूर्वी सिंहभूम में बेसिकली जमशेदपुर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए। पूर्वी सिंहभूम इसका भी ट्रिक है। पप्पू सिंह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी। इसका भी एक प्रश्न पूछा गया लैब असिस्टेंट में कि सिंहभूम में दो जिले को अलग करके कौन जिले का निर्माण किया गया है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम को, किस वर्ष 1990 ईस्वी में। वो वहाँ पे आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे देखिएगा कि ये प्रश्न भी पूछा गया है। साथ ही साथ जो छावनी बोर्ड आप लोग देखते होंगे, रामगढ़ छावनी, उसका भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है। और रामगढ़ छावनी का यदि हम लोग स्थापना बात करते हैं तो 1941 ईस्वी में, और 1941 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का भी स्थापना किया गया था। एक अधिसूचित क्षेत्र देखते हैं, अधिसूचित क्षेत्र जो कि जमशेदपुर है, उसका स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में। ये प्रश्न है, झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर के कहा जाता है? टाटा नगर को कौन सा शहर कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को ही टाटा नगर कहा जाता है। और जमशेदपुर जो कि इससे सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सबसे पहले साकची के नाम से जाना जाता था। साकची एक प्रकार आदिवासी गांव हुआ करता था। पूछेगा जमशेदपुर का पुराना नाम, तो वो साकची है। और टाटा स्टील का ना यदि हम लोग बात करते हैं, टाटा स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में वहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था 1911 ईस्वी में। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा ये वास्तविक संस्थापक है टाटा स्टील के। टाटा नगर जो हम लोग अभी देखते हैं, टाटा नगर जो रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन का पहले नाम क्या चीज था? काला माटी। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। साकची जो कि पुराना नाम था किसका? जमशेदपुर का। और काला माटी जो कि पुराना नाम था किसका? टाटा नगर रेलवे स्टेशन का। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर की स्थापना जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा की गई थी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर अवस्थित है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी नदी संगम पर है? तो ये वही देखिए हम लोगों ने, खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर है। चांडिल डैम भी इसी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, कहाँ पे? सरायकेला जिला में चांडिल डैम है। चांडिल बांध सरायकेला जिला में स्वर्णरेखा नदी पर ही बना है। नदी के तट पर है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। किस किनारे अवस्थित है? वही स्वर्णरेखा के किनारे अवस्थित है। और जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी झारखंड की तो देवघर, उप राजधानी दुमका, कोयला राजधानी धनबाद। और खदानों का शहर है जो कि वह धनबाद जिले को, और कारखानों का शहर जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक राजधानी वही देखिए, जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित शहरों में स्टील सिटी का नाम दिया गया है? तो ये स्टील सिटी का नाम टाटा नगर में ये दिया गया है। और इस जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जमशेदपुर को। देखिए टिस्को और टेल्को, इससे काफ़ी प्रचलित एक प्रश्न पूछा जाता है। टिस्को टेल्को शहर किस रूप में जाना जाता है? तो ये कहाँ पे है? ये टिस्को, यहाँ पे फुल फॉर्म भी कई बार, और हर एग्जामिनेशन में आपके 2 से 3 फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका भी लेक्चर बहुत ही जल्द आप लोगों की समझ प्रोवाइड किया जाएगा। टिस्को का सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेल्को का टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। ये जो टिस्को है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में, और ये जो टेल्को है, टेल्को की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। तो टिस्को और टेल्को इस प्रकार हम लोग इनके नामों को नहीं जानते, इनके नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। टिस्को की बात करते हैं तो टिस्को का नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया था? जो टिस्को हम लोग देखते हैं, टिस्को का नाम 2005 में परिवर्तन कर दिया गया है और टाटा स्टील नाम रख दिया गया है। और जो टेल्को है इसका नाम परिवर्तन 2003 में कर दिया गया है और इसका नाम टाटा मोटर्स। तो टिस्को को अब हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं किस वर्ष से? 2005 ईस्वी से। और टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं किस ईस्वी से? 2003 ईस्वी से। नाउ नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है, टाटा नगर किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को ही
टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ये करंट अफेयर्स है। इंटरनेशनल, इसे हाल ही में करंट अफेयर्स का है, इंटरनेशनल क्लीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है जमशेदपुर शहर को। माइकल जोन्स सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जो माइकल जोन्स सभागार है ये कहाँ पे स्थित है? ये जमशेदपुर में ही स्थित है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये इसका जो उद्घाटन है 1984 ईस्वी में राजीव गांधी द्वारा किया गया था। और 1984 ईस्वी से आप लोगों को क्या एक बताया गया था? तो 1984 ईस्वी से आप लोग देखे होंगे इंदिरा आवासीय जो बालिका विद्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा, ये अपने ही नाम पर इंदिरा आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग में अवस्थित है और इसका भी स्थापना 1984 ईस्वी में ही किया गया था। एक बार चलिए हम लोग यहाँ पे जो कुछ हम लोगों ने अभी देखा था शिक्षण संस्थान, उसके स्थापना वर्ष पुनः रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कंठस्थ हो जाए। सबसे पहले हम लोग नेतरहाट आवासीय विद्यालय की बात किए थे जिसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में। यदि आप लोग का सब्जेक्ट खोटा होगा तो बंसीलाल बंसी का जन्म भी 1954 ईस्वी में ही हुआ था। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना 1954 ईस्वी में और 1912 ईस्वी में दो याद कर लेना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन के द्वारा स्थापना 1912 में, और जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में इसका भी स्थापना 1912 ईस्वी में। सैनिक स्कूल नाम सुने होंगे तिलैया कोडरमा में, स्थापना 1963 में किया गया था। कब? 1963 में। और 1984 में ये राजीव गांधी का ये जो बालिका विद्यालय है आवासीय, इसका स्थापना 1984 में। फुलडुंगरी, जो आप लोगों को पहले बताया गया था मधुवन वो संबंध रखता है आप लोगों का पारसनाथ गिरिडीह से, और जो फुलडुंगरी है ये घाटशिला से संबंधित रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो मधुवन है वो पारसनाथ से संबंधित रखता है और जो फुलडुंगरी है वो घाटशिला से संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फुलडुंगरी ये कहाँ पे स्थित है? ये घाटशिला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, धोने वाले साबुन की कारखानों और बांस के उत्पादन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कौन सा स्थान है? चाकुलिया ये स्थान है। कौन सा स्थान? चाकुलिया स्थान, ठीक है, चाकुलिया स्थान। और बांस से रिलेट अभी हम लोगों ने देखा नेतरहाट बना हुआ है, नेतुर प्लस हाट। नेतुर का शाब्दिक अर्थ होता है बांस और हाट का शाब्दिक अर्थ होता है बाजार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब आ गया हम लोग का सरायकेला खरसावां में ही चांडिल बांध जो कि स्वर्णरेखा नदी पर ही अवस्थित है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न देख सकते हैं, अशूर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाली राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में से कौन सा इलाके में अवस्थित नहीं है? तो इसमें अवस्थित नहीं है पूछा गया है। सरायकेला ये अवस्थित है, खूंटी टोला भी अवस्थित है, कुंजला भी अवस्थित है, बट ईचागढ़ की बात करते हैं ये अवस्थित नहीं है। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे? तो ये खरकई नदी के किनारे। अब आ गए हम लोग देवघर जिला, बाबा धाम की नगरी देवघर जिला, सांस्कृतिक राजधानी देवघर। इससे भी काफी प्रश्न पूछे गए। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी आप लोग का अवस्थित है देवघर में, त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। और यहाँ से मयूराक्षी नदी का संगम होता है, मयूराक्षी नदी यहाँ से उद्गम होता है, मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से यहाँ से उद्गम होता है। और मयूराक्षी नदी से एक लैब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया है, जो कि झारखंड का सबसे लंबा पुल आप लोग सुने होंगे, जो कि हाल ही में बनकर के तैयार हो गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल किस जिला में? तो दुमका जिले में ये बन के तैयार हो गया है। तो ये यही इसी मयूराक्षी नदी पर ही बना है। कनाडा बांध का नाम सुने होंगे, कनाडा बांध जो कि कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है, मसान जोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष की बात करते हैं तो 1955 ईयर में
कनाडा मसांजोर बांध का कनाडा देश के सहयोग से मयूराक्षी नदी पर ही निर्माण किया गया था 1955 ईस्वी में। और दुमका जिले का गठन कब किया गया था? 1855 ईस्वी में गठन किया गया था। देवघर जिला का गठन 1981 ईस्वी में। कुछ कैंडिडेट कन्फ्यूजन थे 1983, तो 1983 नहीं, देवघर जिले का गठन 1981 ईस्वी में किया गया है। आप चाहे जहाँ पे भी विकिपीडिया में या फिर किसी भी बुक में देख सकते हैं, देवघर जिले का गठन 1981 ईस्वी में ही किया गया है। 1983 ईस्वी की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1983 का इसका भी कन्फ्यूजन चलिए दूर कर देते हैं। 1983 ईस्वी में कितने जिलों का गठन किया गया है? तो 4 जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया है। ट्रिक याद कर लीजिएगा, गुगोलो साहब। मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को समझ बता देता हूँ। तो ट्रिक है आप लोग का गुगोलो साहब, लिखना इसी मन में रखना है गूगल साहब, बट लिखने समय आप लोग को लिख देना है गुगोलो साहब। गु से हो जाता है आप लोग का गुमला, गो से हो जाएगा गोड्डा, लो से लोहरदगा। गु से गुमला, गो से गोड्डा, लो से लोहरदगा और साहब से साहेबगंज। इन 4 जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया है। तो त्रिकुट पहाड़ी ये देवघर में है। इसका हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। इस पहाड़ी पर 3 मुख्य चोटियां हैं। इस पहाड़ी पर मुख्य प्रकार से कितनी चोटियां हैं? तो 3 यहाँ पे मुख्य चोटियां हैं। किंवदंती के अनुसार माता सीता का हरण करते जाते समय रावण इसी पर्वत पर रुका था और माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था, जिसके कारण से ये जो त्रिकुट पहाड़ी है इसको और एक नाम से जाना जाता है, रावण का हेलीपैड। रावण का हेलीपैड के नाम से जाना जाता है इस देवघर त्रिकुट पहाड़ी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सा शहर था? तो यही देवघर शहर था। ईस्वी बात करते हैं तो 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया, सांस्कृतिक राजधानी क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है देवघर। अब हम लोग देखते हैं गोड्डा जिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि बसतराय झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ये पर्यटक स्थल है। तो ये जो बसतराय ये किस जिले में अवस्थित है? गोड्डा। गूगल साहब अभी हम लोगों ने देखा, स्थापना 1983 ईस्वी में। बसतराय ये कहाँ पे है? गोड्डा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? बसंतराय में स्थित है। और बंसतराय ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड के गोड्डा जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग चलते हैं, बसंतराय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो इसको बसाया था, इन्हीं के नाम पर देख सकते हैं, राजा बसंतराय के द्वारा बसंतराय को बसाया गया था। किस राजा के द्वारा? राजा बसंतराय के द्वारा। पाकुड़ जिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। और पाकुड़ से आप लोगों को और एक चीज़ ये याद कर लेना है, पाकुड़ जिला जो कि यह मशहूर है, बट ये किसके लिए मशहूर है? तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए पाकुड़ जिला मशहूर है। कौन सा जिला? पाकुड़ जिला। और मशहूर रहेगा काहे नहीं? झारखंड का यदि हम लोग बात करते हैं सबसे निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला, तो वो आप लोग का पाकुड़ जिला ही है। इसीलिए वो इस पर बीड़ी उत्पादन इस प्रकार ध्यान देता है। यहाँ पे साक्षरता जो कैंडिडेट बेसिकली पाकुड़ से, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ये चीज़ सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए ये चीज़ आप लोगों की समझ बताया जा रहा है। तो आप लोग कुछ नेगेटिव भाव मत ले लीजिएगा कि इस प्रकार पाकुड़ जिले के बारे में आप लोग इस प्रकार बता रहे हैं। सो इस प्रकार ये लंबे समय तक याद रहेगा। बीड़ी उत्पादन, हाँ, बीड़ी यानी कि इस प्रकार का जो मादक पदार्थ होता है, ये बेसिकली जहाँ पे साक्षरता की कमी होती है वहीं पे ज़्यादा जो भी लोग होते हैं वो इस प्रकार के पदार्थ का यूज करती हैं। तो पाकुड़ जिला, और यहाँ पे साक्षरता दर की बात करते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर यहीं पे है कितना? 48.82%। झारखंड का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, ये 2011 के अनुसार है।
बट ये जो न्यू जनगणना आएगा उसमें न्यू सेंसेक्स पॉपुलेशन सेंसेक्स आएगा, उसमें इसका क्या रिपोर्ट होता है वो तो रिपोर्ट ही बताएगा आने वाले समय में कि ये अपने क्षेत्र में किस प्रकार का प्रगति लाया है सर। बट अभी 2011 के अनुसार याद कर लेना है 48.82%। और पाकुड़ जिले का यदि हम लोग बात करते हैं इसका गठन, तो ट्रिक क्या था, कोडरमा और पाकुड़ दोनों का गठन 1994 ईस्वी में। तो इस प्रकार अब हम लोग जो आज का सेशन था, जो पर्यटक स्थल है, उस सेशन को हम लोगों ने इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। अब अगला जो सेशन आएगा वो आप लोगों का बता दिया जाएगा, साथ ही साथ वीडियो में वो हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण इसका भी आप लोगों को पहले ही बता दिया जा चुका है। इसमें कुल विश्वविद्यालय झारखंड में बात करते हैं तो कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 36 है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यहाँ पे सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 12 है। इसका भी लेक्चर आप लोग को पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।